गुड इवनिंग एवरीवन। मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूँ और आज मैं लेकर आई हूँ फुल लेंथ प्रैक्टिस टेस्ट। आप लोगों ने कल EMRS का पेपर जिन लोगों ने भी दिया होगा तो सबसे पहले एक बात जो समझ में आई होगी वो ये आई होगी, ग्रामर को हल्के में मत लेना। वैसे तो पेपर ही हल्का था वो, लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में जाकर क्या होता है ना कि चाहे पेपर हल्का हो या भारी हो, लेकिन प्रेशर इतना आ जाता है कि हम परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। तो बेसिकली बात ये है कि आप लोग ग्रामर को, अब हो सकता है जैसे क्वेश्चंस उसमें आए वैसे ही आ जाए, तो एक मैंने एक फुल लेंथ टेस्ट जो है वो मैंने तो MCQs वाला तैयार करा है, 60 क्वेश्चंस का तैयार करा है। अब आप लोग जो है, मेरा कहना ये है ग्रामर को बिल्कुल भी हल्के में मत लो। एक फुल लेंथ टेस्ट है, 2-3 टेस्ट फुल लेंथ टेस्ट आप लोगों को करवा देती हूँ और इसके साथ ही मैं जो है आपको अपना लास्ट आवर प्रिपरेशन बैच भी दिखा देती हूँ। इसकी इसकी जब भी मैं एडवर्टीजमेंट करती हूँ ना तो बिल्कुल मुझे ऐसा लगता है, आप लोगों ने देखा, आप लोग बस वगैरह में बैठे होंगे कभी, तो जो चूरन बेचने वाले नहीं होते है ना, कि चूरन चूरन बेचने वाले होते हैं ना, जैसे ले लो चूरन ले लो और इस एक शीशी से ये सफ़ा वो सफ़ा, पुरानी से पुरानी गैस ख़त्म। तो बिल्कुल ना इस बैच को देते हुए मुझे इस बैच को बेचते हुए मुझे ऐसा एहसास होता है। और अगर मैं इसको कंपेयर भी करूं तो ये ऐसे ही है कि 4 साल से तैयारी कर रहे हैं, मगर जैसे कि पेट में अगर गैस हो तो बेचैनी बनी रहती है। इन द सेम वे जब इतने टाइम हो गया हो लेकिन कोई जॉब ना निकली हो तो एक बेचैनी हुई रहती है। तो एक तरीके से ये भी एक रामबाण की तरह है कि तैयारी आपने कितनी करी है, आप उसको अगर जांचना चाहते हैं तो आप लोग इस बैच को ले सकते हैं। फीस भी बहुत ही कम है, 0 दिख रहा था तो कोई सोचे 0 रुपये में ही है। तो ये 1200 रुपये का बैच है और इसमें आपको PDF में नोट्स वगैरह मिलते हैं और सिर्फ फीस के साथ कॉम्प्रोमाइज़ किया है, फीस कम रखी है। कॉम्प्रोमाइज़ सोचा कि ज़्यादा तो नहीं कर दी, फीस कम रखी है क्योंकि वरना तो फीस जो होती है मेरी 11,500 से लेके मिनिमम जो रहती है 5,500 तक रहती है, लेकिन इस बार ये सबसे कम फीस मैंने जो है वो रखी है और उसमें क्वालिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करा है। बस ये है कि अब तो पेपर होना ही है, तो ये एक लास्ट आवर प्रिपरेशन बैच है। एंड अगर आपको इसका डेमो देखना हो तो आप ऐप पर देख सकते हैं। चलो भैया, और बातें ना करते हुए हम जो हैं चलते हैं अपने टेस्ट की तरफ। और इसके बाद मैं जो है अपना DSSB का भी ऐड करूँगी, तो कोई दिखता ही नहीं है ना। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे ये रहा, द मेन पर्पस ऑफ अ फॉर्मल रिपोर्ट इज टू। फॉर्मल रिपोर्ट का मेन पर्पस क्या होता है भाई, सबको पता है क्या होता है, एंटरटेन रीडर्स। हमारे बोर्ड ने अपने आप लगा दिया। वो होता है प्रेजेंट इंफॉर्मेशन सिस्टमेटिकली फॉर डिसीजन मेकिंग। विच पार्ट ऑफ एन ऑफिशियल लेटर कंटेन्स द राइटर्स एड्रेस, इनसाइड एड्रेस, हेडिंग, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, सब्जेक्ट लाइन, क्या होता है बताओ भाई। अगर आपका ऑफिशियल लेटर में जो राइटर का एड्रेस होता है वो कहाँ होता है, राइटर्स एड्रेस, एंड दैट इज हेडिंग। ठीक है, वो होता है हेडिंग। तो ये जो है आपका, इसका आंसर जो है आप लोग एक बार देखते चलिएगा और मैं आपको अगर इसमें ये चीज़ बताना भी चाहूँगी, 1 मिनट मेरे को समय दीजिएगा बस। मैं इस क्वेश्चन को, क्योंकि तो दैट इज हेडिंग। देखो, हेडिंग का मैं इसके बारे में बताना चाह रही थी। देखो हेडिंग क्या होता है, अगर हम इसको लें, हेडिंग क्या होता है, तो वो होता है कंटेन्स, दैट इज कंटेन्स राइटर्स एड्रेस, राइटर्स एड्रेस प्लस डेट। टॉप में होता है, टॉप ऑफ द लेटर। इनसाइड एड्रेस क्या होता है, रिसीवर्स एड्रेस। रिसीवर्स एड्रेस जो होता है वो होता है आपका इनसाइड एड्रेस, याद रखिएगा। कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, योर्स फेथफुली एंड, और सब्जेक्ट लाइन होती है कि भाई टॉपिक ऑफ द लेटर जो होता है, सब्जेक्ट लाइन इज टॉपिक ऑफ द लेटर। ठीक है जी, तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। अ सर्कुलर इशूड इन अ स्कूल इज यूजुअली मेंट टू।
सर्कुलर जो इशू किए जाते हैं वो क्या होते हैं, उनका क्या पर्पस होता है, ये आपसे अगर पूछा जाए तो आप इसका क्या जवाब देंगे? सर्कुलर इशूड इन अ स्कूल इज यूजुअली मेंट टू अ लार्ज ग्रुप विद द सेम इंफॉर्मेशन। देखिए, सर्कुलर एक ऑफिशियल रिटन कम्युनिकेशन होता है। सर्कुलर क्या होता है? सर्कुलर क्या होता है? एक ऑफिशियल ऑफिशियल रिटन कम्युनिकेशन होता है, ऑफिशियल रिटन कम्युनिकेशन होता है। और उसमें जो है लार्ज ग्रुप, बहुत सारे लोगों को एक साथ एक ही इंफॉर्मेशन देनी होती है, सेम इंफॉर्मेशन, सेम इंस्ट्रक्शन, तो लार्ज ग्रुप विद द सेम इंफॉर्मेशन। ठीक है, सेंड टू मेनी पीपल होता है, सेम कंटेंट फॉर ऑल रेसिपिएंट्स, यूजुअली ऑफिशियल इन टोन। द मोस्ट एप्रोप्रिएट स्टाइल फॉर अ न्यूज़पेपर एडिटोरियल इज, दैट शुड बी फॉर्मल येट परसुएसिव। न्यूज़पेपर एडिटोरियल का कैसा होना चाहिए? फॉर्मल होना चाहिए, बट इतना परसुएसिव होना चाहिए कि हाँ भाई, लोग उस बात पे यकीन जो है वो करें। अ नोटिस फॉर स्कूल स्टूडेंट शुड नॉट इंक्लूड, नोटिस में क्या चीज नहीं होनी चाहिए? डेट एंड टाइम तो होगा ही होगा, इशूइंग अथॉरिटी होगा, वेन्यू ऑफ द प्रोग्राम होगा, नोटिस जो हम बॉक्स बना के लिखते हैं, पर्सनल ओपिनियन ऑफ द राइटर उसमें नहीं होता है, पर्सनल ओपिनियन ऑफ द राइटर। In an academic essay, a thesis statement generally appears in, thesis statement कहाँ आता है? ये कुछ क्वेश्चंस जो है बड़े अच्छे क्वेश्चंस हैं, इसमें कुछ ही कह रही हूँ, सारे तो नहीं कह रही हूँ, कुछ ही कह रही हूँ। थीसिस स्टेटमेंट जो होता है वो कैसा होता है? दैट शुड बी इन फर्स्ट पैराग्राफ। एक एकेडमिक एसे में थीसिस स्टेटमेंट होगा फर्स्ट पैराग्राफ में, थीसिस स्टेटमेंट शुड बी इन द फर्स्ट पैराग्राफ। ठीक है, अब अगर आपसे थीसिस स्टेटमेंट पूछा जाए कि क्या होता है, तो ये भी मैं आपको बता देती हूँ कि थीसिस स्टेटमेंट क्या होता है। अब आप पूछना तो नहीं चाह रहे हो, कुछ के मन में तो आएगा, फिर भी मैं बता देती हूँ। देखो, थीसिस स्टेटमेंट फर्स्ट पैराग्राफ पे होता है 1 to 2 सेंटेंस समरी। एकेडमिक एसे में 1 to 2 सेंटेंस समरी होती है। मेन आर्ग्यूमेंट और क्लेम होता है, मेन आर्ग्यूमेंट और क्लेम। तो पहले पैराग्राफ में ही तो दोगे ना, मेन आर्ग्यूमेंट और क्लेम, फिर उसको आपको प्रूव करना होता है। कोहेजन इन पैराग्राफ इज अचीव्ड मेनली थ्रू, कोहेजन कैसे बुलाओगे? एक जो जो एक कोहेरेंट पैराग्राफ कैसे बनाओगे? कनेक्टर्स, प्रोनाउन रेफरेंस, लॉजिकल सीक्वेंस, एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस को बढ़ाता हुआ होना चाहिए। जैसे मैं अपने जो अब एलटी मेंस के स्टूडेंट्स की कॉपी चेक करती हूँ, तो मैं उनको बेसिकली एक चीज़ जरूर बोलती हूँ कि भाई तुम्हारे में जहाँ जिनके में कमी होती है कि भाई ये जो है कोहेरेंस की बहुत कमी है। क्यों? कोई भी, जब सेंटेंस फ्रेगमेंटेड होते हैं ना, तो तुम कोई टीएस इलियट तो हो नहीं कि फ्रेगमेंटेड सेंटेंस लिखकर भी तुम जो है तुम इतिहास में पढ़ाए जाओगे। तो बेहतर ये है कि जब एक सीट रिजर्व करनी है तो इससे बेहतर ये है कि कनेक्टर्स, प्रोनाउन रेफरेंस और लॉजिकल सीक्वेंस यूज कर लो। Which format is most suitable for summarizing a long article? Pressy? That's pressy. 1/3 होती है, pressy कितनी होती है? 1/3 of the paragraph. That is. The salutation, dear sir, madam, is appropriate for unknown official. When you don't know the name of the person concerned, then you should use unknown official के लिए dear sir or madam. In academic writing, contradictions such as can't or won't are generally avoided. अवॉइड किए जाते हैं भाई। अगर आप इफ अब आप जैसे अभी ईएमआरएस का पेपर हुआ, तो उसमें रिपोर्ट या लेटर राइटिंग आता है। इफ यू आर आस्क्ड टू राइट formal letter and you are using jargons or cliche or these contractions can't, won't and all that, तो ये बिल्कुल जो है बहुत इनफॉर्मल लगते हैं and you should not use all these things. तो avoid it to maintain formality. A complaint letter should primarily focus on, कंप्लेंट लेटर में गोल गोल ना घुमाओ, ऐसा हुआ था, मैं उसके धुरे गया, मैं इसके धुरे गया, फिर ऐसा हुआ, फिर वैसा हुआ, ये सब मत करना। सीधा कट टू द पॉइंट, क्लियर डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रॉब्लम, क्लियर डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रॉब्लम एंड डिजायर्ड एक्शन। इन अ सीवी,
Referees section includes name and contacts of people who can vouch for the candidate. कि भाई अब बताओ तुम्हारे लिए जब तुम अगर भरो तो तुम्हारे लिए कौन कौन वाउच कर सकता है, बताओ कौन कौन है ना. The register appropriate for a research article is slang filled, highly formal and objective. That should be highly formal and objective. While writing minutes of a meeting, the writer should summarize key decisions and actions. Summarize key decisions and minutes जब लिखे जाते हैं ना तो वर्बटिम नहीं करा जाता है कि एक के बाद एक के बाद एक चीज जैसा बोला गया वैसा लिख लिया, फिर तो हो लिया काम. अभी मेरे दिमाग में ये आया कि आपको ये रजिस्टर वर्ड समझ में आया. मैं ये भी तो बता दूं, देखो भाई ये जो रजिस्टर वर्ड है ना इसका मतलब होता है द टाइप ऑफ अ लैंग्वेज, द टाइप ऑफ अ लैंग्वेज दैट इज यूज्ड for some piece of writing, that is known as register. तो भाई अब बताओ रिसर्च आर्टिकल के लिए कैसी लैंग्वेज यूज होनी चाहिए, एंड दैट शुड बी हाईली फॉर्मल एंड ऑब्जेक्टिव. तो रजिस्टर से ये मत समझना कि नोटबुक का रजिस्टर ले आए हैं और उस पर हम लिख रहे हैं. तो ये हो सकता है कुछ के दिमाग में आया हो. तो यह जो है रजिस्टर मीन्स होता है द टाइप ऑफ अ लैंग्वेज दैट इज यूज फॉर सम पीस ऑफ राइटिंग. A topic sentence in a paragraph mainly. टॉपिक सेंटेंस क्या करता है, टॉपिक सेंटेंस क्या करता है पैराग्राफ में, बेसिकली वो ये बताता है कि व्हाट द पैराग्राफ इज अबाउट, एंड आगे उस सारी चीज को एक से दूसरा चीज को बढ़ाया जाता है. तो टॉपिक सेंटेंस स्टेट्स द सेंट्रल आइडिया डेवलप्ड इन द पैराग्राफ. तो ये हुए. उसके बाद हमारे 15 क्वेश्चंस के बाद है आइडेंटिफाई द करेक्टली पंचुएटेड सेंटेंस. तो अभी देखो आप और मुझे बताओ. तो इसका सही जवाब है बी, क्योंकि एप्पल के बाद ऑरेंजेस, और वैसे तो ऑक्सफोर्ड कॉमा एंड के पहले लगाया जा सकता था मगर नहीं है तो कोई बात नहीं, बी है. इनडायरेक्ट स्पीच, आई एम रीडिंग अ नॉवल, ही सेड दैट ही वाज रीडिंग अ नॉवल. द आंसर इज सी. ये मत सोचना कोई भी अगर यू कह रहा हो ऐसे आसान क्वेश्चन नहीं आएंगे, तुम जाओ फिर यहाँ से, तुम्हारे लिए नहीं आएंगे. क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है. सिंपल यही एलटी में लोगों को लग रहा था और ऐसा पेपर आ गया. ऐसे ही हमारे इसमें लोग लगे पड़े तो लिखने में आंसर चेक कर लो, आंसर चेक कर लो, देख लो क्या पेपर आया. करेक्ट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ढूंढो. ईच ऑफ द स्टूडेंट, ईच के बाद अगर ऑफ आ रहा है तो नाउन विल बी प्यूरल बट द वर्ब विल बी सिंगुलर. ईच ऑफ द स्टूडेंट्स हैज सबमिटेड हिज असाइनमेंट. द आंसर इज बी. The answer is B. Choose the correct option. If I dash, I would buy this book. कि अगर मेरे पास ये जो थोड़े से हैं पैसे खर्च कैसे करूँ, इस किताब पे करूँ कैसे, भले ही दुनिया भर की चीज़ें जो हैं यहाँ से PDF ले वहाँ से, और किताब पे खर्च करूँ कैसे. इफ़ आई हैड इनफ मनी. तो ये टाइप 2 कंडीशनल है. The underlined part is an example of swimming in the river is his favorite hobby. Swimming in the river. तो what is his favorite hobby? Swimming. तो ये यहाँ पर आपका जो है ये होना चाहिए, ये नाउन का काम कर रहा है. स्विमिंग इन द रिवर, तो स्विमिंग इन द रिवर जो है नाउन का काम कर रहा है. तो नाउन कौन सा होता है, दैट इज जेरेंट. ये देखो कहाँ को भाग गया ये. तो ये होगा आपका जेरेंट. दैट्स आंसर इज जेरेंट. आई विल हेल्प यू आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ क्लॉज. अब मैं जरा देख लूँ कौन सा क्लॉज पूछा गया है. हाँ ये है, ये है.
आई विल हेल्प यू कब इफ यू आस्क मी पोलाइटली। ये एडवर्ब क्लॉज है, कंडीशन है, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन। चूज द करेक्ट प्रेपोजिशन। ही, अभी मैं इसको 10 बार बता चुकी। ही इज गुड एट, गुड एट, बैड एट। और देखो हमारा बोर्ड ज्यादा होशियार बन रहा है, अपने आप को इन लगा रहा है। ही इज गुड एट। नेक्स्ट इज रेयरली आई हैव सीन सच डिसीजन, रेयरली हैव आई सीन, आई हैव रेयरली सीन। तो देखो भैया बी और सी दोनों ही सही हैं। एक में इन्वर्जन यूज हुआ है, एक में एडवर्ब में इन्वर्जन नहीं यूज हुआ है, तो बोथ बी एंड सी आर करेक्ट। 24 कंपलसरी आ रहा है तो क्या यूज होना चाहिए? जब कहने वाला अपनी बात को मनवाना चाहता है ना, तो जब किसी को कोई निर्देश दिए जा रहे होते हैं, तो वहां पे जो है ना, जब कंपल्शन होता है ना, तो कंपल्शन के लिए आप लगाते हैं मस्ट। जब सामने वाला अपनी बात मनवाना चाहता है, यू मस्ट डू दिस, कर लो ना यार, यू मस्ट। द पैसिव फॉर्म ऑफ दे आर कंडक्टिंग द एग्जाम इज, द पैसिव फॉर्म इसका क्या होगा? दे आर कंडक्टिंग द एग्जाम, the exam is being conducted by them, तो क्या होगा? that is C। identify the figure of speech, the wind whispered through the trees। देखो अगर एलिट्रेशन होता तो हम एलिट्रेशन लगा देते WW, लेकिन वो है नहीं और विंड बोलती फिर रही थी, तो क्या हो गया? पर्सोनिफिकेशन। द आंसर इज सी। ही इज डैश ऑनेस्ट मैन, आर्टिकल लगाना है। अगर खाली एडजेक्टिव आता तो कुछ भी नहीं लगाते, ही इज ऑनेस्ट, नो आर्टिकल। लेकिन यहाँ नाउन भी लग रहा है, तो इसीलिए आएगा ही इज एन ऑनेस्ट, और एन इसलिए लगाया क्योंकि जनरल सेंस में बात की जा रही है। I cannot dash the loud noise, put out, put off, put up with, बर्दाश्त करना। बर्दाश्त करने को बोलते हैं put up with। The answer is put up with। The correctly spelt word is accommodation। बड़े कंफ्यूज होते हैं इसमें, जो रहने की जगह होती है, ACCOMMODATION, accommodation। और बड़े कंफ्यूज होते हैं इसमें कि सिंगल एम आएगा कि डबल एम आएगा। अकोमोडेशन। द एंटोनिम ऑफ असेंट, असेंट चढ़ना तो डिसेंड उतरना, दैट इज डी, डिसेंड। Which play by Shakespeare is a tragedy? As You Like It, Twelfth Night, Macbeth, The Merry Wives of Windsor। तो भैया आप सभी को पता है, और ऐसा कोई नहीं होगा जिसे इस क्वेश्चन का आंसर ना पता हो। अब कहने को तो मैं इसमें 10 बात और छोड़ दूं। मकबेथ में वॉल्टिंग एम्बिशन है, मकबेथ में सुपर नेचुरल एलिमेंट्स है, मकबेथ एक ट्रेजिक एरिस्टोटेलियन कॉन्सेप्ट से है, मकबेथ ने ग्रेट चेन ऑफ बीइंग को करा, लेकिन मैं सिर्फ यही बताऊंगी कि मकबेथ ही ट्रेजेडी। और फिर जब ये क्वेश्चन आ जाएगा ना तुम्हारे एग्जाम में, तो फिर मैं कूदती कूदती आऊंगी, देखा सब पढ़ाया हुआ आया था ना, लेकिन मुझे ये नहीं याद रहता कि मैं कौन से लेक्चर में क्या पढ़ा जाती हूँ। द राइम ऑफ द एंशिएंट मैनर इज रिटन बाय, राइम ऑफ द एंशिएंट मैनर किसके द्वारा लिखा हुआ है? कॉलरिज के द्वारा। और किसके द्वारा लिखा हुआ है? कॉलरिज के द्वारा, सैमुअल टेलर कॉलरिज, रोमांटिक एज के। पैराडाइज लॉस्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी एपिक है, ब्लैंक वर्ड्स में लिखा गया है, दैट इज एपिक, एपिक इन ब्लैंक वर्ड्स। हार्ड टाइम्स, हार्ड टाइम्स इज अ नॉवल बाय जॉर्ज इलियट, थॉमस हार्डी, चार्ल्स डिकेंस या डैनियल डीफो। हार्ड टाइम्स जिसमें यूटिलिटेरियनिज्म फिलॉसफी को जो है वो जिसको में मॉक किया गया है, दैट इज बाय चार्ल्स डिकेंस। Stream of consciousness technique is strongly associated with, stream of consciousness, Virginia Woolf।
वैसे तो विलियम जेम्स की बुक द प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी से है, लेकिन वर्जीनिया वुल्फ। वेस्टलैंड क्या है? क्या है? क्या है? मैंने भी वेस्टलैंड मैंने फ्रेगमेंटेड है उसका, मॉडर्निस्ट लॉन्ग पोयम। इट्स अ मॉडर्निस्ट लॉन्ग पोयम। The line a thing of beauty is a joy forever occurs in Ode on a Grecian urn। नहीं नहीं, एंडीमियन। वो तो उसमें तो ओड ऑन अ ग्रेशियन urn में तो वो थी, ब्यूटी इज ट्रूथ एंड ट्रूथ इज ब्यूटी, ये नोन टू ऑल। ये एंडीमियन की लाइन है, देखा? बहुत आसान चीजों में भी ऐसे पैर फिसल जाता है जैसे मेरा फिसल गया। दैट इज एंडीमियन। एनिमल फार्म इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज। एनिमल फार्म को, जो कि जॉर्ज ऑरवेल के द्वारा रशियन रेवोल्यूशन को बताती हुई फेबल है, मगर ये पॉलिटिकल एलिगरी है। दैट्स पॉलिटिकल एलिगरी एंड सटायर। Which novelist created the fictional region of Wessex? जैसे भारत के आर के नारायण हैं जिन्होंने मालगुडी बनाया, इसी तरीके से इनका है, हार्डी का है वेसेक्स। Alexander Pope is primarily known as, अरे Alexander Pope, he is primarily known as a neoclassical satiric poet. He was the master of heroic couplets, and his magnum opus or his grand work is The Rape of the Lock. Stopping by woods on a snowy evening is a poem by Miles to Go Before I Sleep, Miles to Go Before I Sleep, and that's by Robert Frost. जैसे कल ये हमारे इसके पेपर में आया है, बिकॉज डेथ कुड आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ सो डेथ स्टॉप्ड फॉर मी, एमिली डिकिंसन की पोएम का है। द नॉवल द ओल्ड मैन एंड द सी इज बाय ओल्ड मैन एंड द सी, जिसमें हीरो कोड हीरो का कॉन्सेप्ट दिया गया। एक मिनट रुको, मेरे उसको कह रहा है मेरा टीवी, भैया बहुत हो गया बस अब जाओ, लेकिन मेरे को तो जाना नहीं है ना अभी। द नॉवल द ओल्ड मैन एंड द सी इज बाय हेमिंगवे। To Kill a Mockingbird was written by Harper Lee, Toni Morrison, Alice Walker, Sylvia Plath, and that is Harper Lee, To Kill a Mockingbird. Next is, which writer is associated with African American poetry of the Harlem Renaissance, and that is Langston Hughes. इसके बारे में मैंने पूरा अच्छे से पढ़ाया भी है, Langston Hughes का नोट्स भी प्रोवाइड करे हैं। Langston Hughes. The Crucible and Allegory of McCarthyism is a play by, that is The Crucible and Allegory of McCarthyism. And that is by हाँ जी, ये भी मैंने पूरा शायद मैंने इसके पर भी दिया है, मुझे लगता है मैं चीज़ें देकर ही भूल जाती हूँ। आर्थर मिलर, जिनका ऑल माई सन्स भी है। मार्क ट्वेन्स द एडवेंचर्स ऑफ हकलबरी फिन इज मेनली कंसर्न्ड विद courtly love, frontier life and race relations, urban industrialization, European aristocracy, adventures, that is frontier life and race relations. मालगुडी डेज, अभी मैंने इसके बारे में पूछ ही रही थी। मालगुडी डेज इज अ कलेक्शन बाय, ये इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश में से लिए गए हैं, आर के नारायण, दैट्स आर के नारायण। अनटचेबल इज रिटन बाय मुल्कराज आनंद। A Suitable Boy is authored by Vikram Seth. नहीं, वही तो काम करती हूँ मैं, कूदती नहीं ना। The God of Small Things, which won the Booker Prize, is by Arundhati Roy.
दैट इज बाय अरुंधति रॉय। तो ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों को मिल जाएंगे। अब ये थोड़े से मैंने ये लास्ट में जो क्वेश्चंस लिए हैं 60 एमसीक्यूज हैं ये। तो जो लास्ट में मैंने एमसीक्यूज लिए हैं ये हैं आपके हैं, हाँ सारे एमसीक्यूज ही ले रखे हैं। क्लासिसिज्म इन लिटरेचर इज प्राइमरली एसोसिएटेड, जो 10 क्वेश्चन है ना, ये जो लास्ट में नीचे वो इज्म्स दिए हैं ना उसके हैं। क्लासिसिज्म इन लिटरेचर इज इमिटेशन ऑफ ग्रीक एंड लैटिन मॉडल्स। क्लासिसिज्म का मतलब ही हो गया ग्रीक एंड रोमन मॉडल्स को जब इमिटेट किया जाता है, जैसे नियो क्लासिकल एज कहलाती हैं। तो ये नाम भी नियो क्लासिकल या ऑगस्टन एज पड़ा था, क्योंकि ऑगस्टस ऑक्टेवियस सीजर के समय में वो गोल्डन, वो बहुत अच्छी जो एज ऑफ लिटरेचर थी, जिसमें जो रोमन राइटर्स जो है खूब फ्लरिश किया था, तो उसी के नाम पर ये एपिथेट जो है दिया गया था। और यहाँ पे क्लासिसिज्म का मतलब ही होता है इमिटेशन ऑफ ग्रीक एंड लैटिन मॉडल्स। रोमांटिसिज्म एमर्ज लार्जली एज अ रिएक्शन अगेंस्ट। रोमांटिसिज्म कौन से मूवमेंट के अगेंस्ट आया था ये मैंने बताया है, दैट केम अगेंस्ट नियो क्लासिकल। नियो क्लासिकल जो है वो एम्फेसिस ऑन नियो क्लासिकल रीजन एंड रूल्स। रोमांटिक पोइट्री का एक की फीचर क्या है? रोमांटिक पोइट्री जो है रोमांटिक मूवमेंट जो आया था, इट वाज अ रिवोल्ट अगेंस्ट नियो क्लासिकल एज। नियो क्लासिकल एज किसको, नियो क्लासिकल एज फेवर्ड रेस्ट्रेंट, ऑर्डर, और जो रोमांटिक एज थी इट फेवर्ड स्पॉन्टेनिटी, नेचर, इमोशन एंड इंडिविजुअल इमेजिनेशन। सो द आंसर इज सी। मॉडर्निज्म इन लिटरेचर इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज। मॉडर्निज्म का मतलब होता है एक्सपेरिमेंटल, फ्रेगमेंटेड एंड रिफ्लेक्टिंग डिसइल्यूजनमेंट। तो ये है आपका वो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट से डिसइल्यूजनमेंट, जैसे कि टी.एस. इलियट की वेस्टलैंड है। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक इज मोस्ट एसोसिएटेड, क्लोजली एसोसिएटेड विद वर्जीनिया वुल्फ। शी बिलोंग टू, जिनका बहुत ही फेमस वर्क है रूम ऑफ वंस ओन। अगर आप लोगों को याद हो, मैंने अभी फेमिनिज्म के बारे में ही बताया था, सिमोन डी ब्यूवोर और गाइनोक्रिटिसिज्म और फर्स्ट वेव फेमिनिज्म, सेकंड वेव फेमिनिज्म। अब कितना सुना आप लोगों ने या देखा नहीं देखा पता नहीं। दैट्स मॉडर्निज्म। पोस्ट मॉडर्निज्म टिपिकली एग्जिबिट्स। पोस्ट मॉडर्निज्म में आपको मेटाफिक्शन देखने को मिलेगा, एंड दैट इज प्लेफुलनेस, मेटाफिक्शन। क्लासिकल रूल्स तो केवल नियो क्लासिकल एज में। फेमिनिस्ट लिटरेरी क्रिटिसिज्म प्राइमरली एम्स टू चैलेंज पेट्रियार्कल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन। बेसिकली जैसे गाइनोक्रिटिसिज्म था, तो उसमें था कि वुमेन के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा जाए, एनालिसिस ऑफ द राइटिंग ऑफ द वुमेन। पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर ऑफन एक्सप्लोर्स कॉलोनाइज्ड पीपल का एक्सपीरियंस। चिनुआ एशबे का जो है थिंग्स फॉर, जो है भाई आप जो चिनुआ एशबे का अगर आप लेते हैं, और या डेरेक वॉलकॉट की पोयम है, तो ये सारे जो पोस्ट कॉलोनियल जो वो राइटर्स हैं, दे एक्सप्रेस देयर एग्नी। और पोस्ट कॉलोनियल वर्क्स क्या होते हैं? जो इंपीरियलिज्म के अगेंस्ट लिखते हैं। स्ट्रक्चरलिज्म, फर्डिनेंड डी सोस्यूर का नाम मैंने आपको बताया था। स्ट्रक्चरलिज्म इन लिटरेरी थ्योरी व्यूज अ टेक्स्ट मेनली एज अ सिस्टम ऑफ अंडरलाइंग स्ट्रक्चर्स एंड रिलेशनशिप्स, कि हर वर्ड का जो मीनिंग होता है वो ना तो किसी की फीलिंग्स पे डिपेंड करता है, बल्कि एक स्ट्रक्चर्स होते हैं। एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच्ड? वर्ड्सवर्थ पोस्ट मॉडर्निज्म नहीं जी, रोमांटिक एज के। टी.एस. इलियट मॉडर्न एज के हैं, वर्जीनिया वुल्फ मॉडर्न एज की हैं, और सिमोन डी ब्यूवोर जो हैं वो फेमिनिस्टिक जो है उसकी हैं, वो भी मॉडर्न एज की हैं। तो यहाँ जो सही मैच रहे दैट इज सी, वर्जीनिया वुल्फ। तो ये हो गए हमारे 60 क्वेश्चंस। आई होप कि ये क्वेश्चंस आपको हेल्प करें। ये क्वेश्चंस में से 50-60% क्वेश्चन लग जाए, फिर मैं वहीं से कूदती आऊँ और कहूँ ये मैंने पढ़ाया था और ये मैंने पढ़ाया था। चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक। और आपको ये जो क्वेश्चन पेपर है आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा हमारे। बाय बाय।